गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में पाठ 10 क्रिया का रिवीजन करेंगे। तो बच्चों, क्रिया शब्द क्या होता है? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले वे शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। ठीक है। और क्रिया शब्द ऐसे शब्द होते हैं कि जिनके बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता। प्रत्येक वाक्य में क्रिया का होना अनिवार्य होता है। ठीक है। तो क्रिया का जो स्वरूप है उसका निर्धारण कैसे होगा, इसके कुछ नियम हैं। जैसे कि क्रिया हमारी निर्धारित करती है कि कर्ता हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अगर हमारा कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में हम लिखेंगे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि लड़की गेंद खेल रही है, तो लड़की चूंकि हमारी स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो क्रिया हमारी हो गई खेल रही है। अगर हम इसी वाक्य को लिखें कि लड़की गेंद खेल रहा है, तो ये वाक्य हमारा अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, क्योंकि लड़की स्त्रीलिंग है और क्रिया हमारा पुल्लिंग का है। तो इस तरह से क्रिया का निर्धारण उसके लिंग पर होता है। अच्छा बच्चों, अब क्रिया कब कर्म से निर्धारित होती है और कब वो कर्ता से निर्धारित होती है, इसका पता कैसे आप लगाएंगे? तो जब कर्ता के साथ कोई कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है, तब उस परिस्थिति में क्रिया कर्ता के आधार पर निर्धारित होती है। और जब कर्ता के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होता है तब क्रिया कर्म के आधार पर होती है। जैसे कि एक उदाहरण से आपको बताते हैं कि राम रोटी खाता है, तो यहाँ पर क्रिया का खाना, खाता, ये निर्भर करता है राम पर। राम क्या है? कर्ता। तो राम के अनुसार क्रिया लगी है, राम रोटी खाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया हमारी आधारित है किस पर? कर्ता पर। ठीक है। यहाँ पर किसी भी तरह का कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। इसी वाक्य को अगर हम ऐसे लिखें कि राम ने रोटी खाई, ठीक है, तो राम ने, अब देखिए यहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है ने, तो अब ऐसे वाक्यों में कर्ता हमारी किस पर निर्भर करेगी? कर्म पर। तो इसीलिए यहाँ पर क्रिया बदल गई, खाई हो गया, क्योंकि क्रिया अब निर्भर करती है रोटी पर। रोटी हमारा कर्म है, कर्ता पर नहीं। ठीक है। तो इस प्रकार से क्रिया कर्ता और कर्म के अनुसार भी होती है। अब हमारा है धातु। धातु क्या होता है बच्चों? तो धातु जो होता है वो क्रिया का मूल रूप होता है। क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है। अब क्रिया के उसी मूल रूप में हम प्रत्यय लगा करके उसके कई रूप बना लेते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि सुदीप गाना सुन रहा है। अब सुन ये क्रिया है, ठीक है, तो सुन क्रिया का मूल रूप है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सुदीप को गाना सुनना पसंद है, सुदीप गाना सुनाता है। ठीक है। तो सुनना पसंद है, सुनाता है। अब देखिए क्रिया के रूप बदल गए। तो सुन क्रिया का प्रयोग हुआ है और अलग अलग रूपों में याएं हैं, सुनना, सुनता। ठीक है। तो इस तरह से क्रिया का मूल रूप धातु रूप कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के जो मुख्यतः 2 भेद होते हैं, प्रयोग या कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। अब देखिए प्रयोग या कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो इसमें क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जब क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है और क्रिया कर्म रहित होती है, उसमें कर्म नहीं होता है, तब वो क्रिया हमारी अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि बच्चे प्रसन्न हैं। अब कौन प्रसन्न है? बच्चे प्रसन्न हैं। तो सीधे सीधे वो क्रिया कर्ता पर निर्भर है, यहाँ कर्म नहीं है। तो इस तरह की जो भी क्रियाएं होती हैं वो अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब क्रिया का प्रभाव किसी अन्य पर ना पड़कर सीधे कर्ता पर पड़ता है तब वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। अब हमारा है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? कि जब वाक्य में कर्ता के द्वारा क्रिया का फल कर्ता पर ना
पढ़ के बल्कि उसके कर्म पर पड़ता है, तो वह क्रिया सकर्म क्रिया कहलाती है। अब इसका उदाहरण बच्चों लेते हैं। जैसे बच्चा खाना खा रहा है, तो बच्चा क्या खा रहा है? बच्चा खाना खा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया निर्धारित करती है खाना पर। खाना क्या है? हमारा कर्म है, ठीक है। तो उत्तर में हमारे आएगा, अगर कोई पूछेगा बच्चा क्या खा रहा है, तो उत्तर हमारा आता है खाना। तो खाना हमारा कर्म है। तो इस तरह से जब क्रिया कर्म पर निर्धारित होती तो वहां पर होता है सकर्म क्रिया, ठीक है। अब देखिए, संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो संरचना के आधार पर क्रिया के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया, ठीक है, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? तो संयुक्त क्रिया में एक क्रिया उसमें मुख्य होती है, ठीक है, और दूसरी क्रिया सहायक के रूप में प्रयोग होती है। तो इस तरह से 2 क्रियाओं के मिलने से संयुक्त क्रिया बनती है। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं। रोमिला शिकंजी बना रही है। रोमिला क्या बना रही है? शिकंजी बना रही है। अब देखिए, बनाना तो हमारी मुख्य क्रिया है ही है, और उसके साथ रही सहायक क्रिया जुड़ी है। अगर हम इस सहायक क्रिया को हटा दें, केवल इतना लिखें कि रोमिला शिकंजी बना, तो हमारा वाक्य अधूरा हो जाएगा। तो इस तरह से सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया 2 क्रियाओं के मिलने से जब हमारा कोई वाक्य बनता है, तो इसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया, ठीक है। तो इसकी परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी क्रिया को पूर्ण करती हैं, ठीक है, तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। अब हमारा है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया बच्चों क्या होती है? नाम धातु क्रिया बच्चों जो होती है कि जब हम किसी भी शब्द में प्रत्यय लगा करके उसको क्रिया बनाते हैं, ठीक है, तो वो हमारी नाम धातु क्रिया कहलाती है। अब देखिए, जैसे एक उदाहरण से आपको बताते हैं कि सुधीर ने राहुल के कान में राज की बात बताई। अब देखिए, बताई ये हमारी क्रिया है। अब बताई शब्द में बात में, ठीक है, बात शब्द से बना है, बात में इन्होंने आई प्रत्यय लगा दिया तो बन गया बताई। तो इस प्रकार से जब हम प्रत्यय लगा करके उसको क्रिया बनाते हैं, तब ये हमारी क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जो हमारे शब्द होते हैं जो मूल रूप से क्रिया नहीं होते हैं और उनमें हम प्रत्यय जोड़ करके उसे क्रिया बना लेते हैं, तो इसकी परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि क्रिया का वह रूप जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणवाची शब्दों से मिलकर के बनता है, वह नाम धातु क्रिया कहलाता है। अब देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? तो प्रेरणार्थक क्रिया में बच्चों जब कर्ता स्वयं किसी कार्य को नहीं करता, ठीक है, और वो अपने किसी अन्य व्यक्ति को कार्य के लिए प्रेरित करता है, तब वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कि एक उदाहरण से आपको बताते हैं, शिक्षिका छात्र को पाठ पढ़ाती है, ठीक है, तो वहाँ पर शिक्षिका देखिए स्वयं नहीं पढ़ रही है, बल्कि वो बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। तो इस तरह का, तो इस वाक्य में पढ़ाती शब्द हमारा प्रेरणार्थक क्रिया होगा। एक उदाहरण और लेते हैं कि पिता ने पुत्री को साइकिल चलवाई। किसने चलवाई? कर्ता हमारा पिता है, लेकिन वो खुद नहीं साइकिल को चला रहा है, बल्कि वो पुत्री से चलवा रहा है, यानी कि पुत्री को वो प्रेरित कर रहा है। तो इस तरह की क्रिया हमारी जो है प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा में हम कह सकते हैं कि जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, तो ऐसी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब प्रेरणार्थक क्रिया के भी 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक इसमें प्रेरक कर्ता होता है। इसमें कर्ता 2 प्रकार के होते हैं, एक कर्ता प्रेरक कर्ता होता है और एक कर्ता होता है प्रेरित कर्ता। प्रेरक कर्ता कौन होता है? प्रेरक कर्ता वह होता है जो कार्य करने के लिए प्रेरित करता है पर स्वयं कार्य को नहीं करता, ठीक है। और प्रेरित कर्ता वो होता है जो कार्य को करता है दूसरे से प्रेरणा पाकर। जैसे कि एक उदाहरण इसका लीजिए कि बहन ने छोटे भाई से पत्र लिखवाया, तो बहन इसमें प्रेरक कर्ता होगी, ठीक है, क्योंकि बहन खुद नहीं लिख रही है पत्र,
बल्कि वह अपने भाई से लिखवा रही है। तो भाई हो गया प्रेरित करता और बहन हो गया प्रेरक करता। तो ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हुए। तो अब आप इस पार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपने इम्प्रूवमेंट असाइनमेंट को सॉल्व कर लीजिएगा। इसके पहले की भी जो लिंक भेजी है उसको भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ओके बाय।